So welcome friends. Today we'll finish our the Police Act of 1861, and in this Police Act we have to understand that we have to prepare this particular legislation keeping in view the demand which is there of the exam. Police Act का basic understanding, Police Act का जनरल आउटले क्या है, फिर पुलिस एक्ट से रिलेटेड जो रेगुलेशंस हैं जो स्टेट में आते हैं, हर स्टेट के अपने अलग रेगुलेशन है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, पुलिस एक्ट जो है, कुछ लोग बोलते हैं यूपी पुलिस एक्ट। इट्स नॉट यूपी पुलिस एक्ट, इट्स अ सेंट्रल लेजिस्लेशन। सेंटर ने एक्ट पास किया है। उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि पुलिस जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है कि सेंटर सब्जेक्ट है। तो पुलिस जो है वो एंट्री नंबर 2 में आता है, इंक्लूडिंग आपका विलेज पुलिस हो गया, रेलवे पुलिस हो गया, ये सारे एंट्री नंबर 2 में आते हैं। सो जो लिस्ट है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें स्टेट लिस्ट में आपका पुलिस जो सब्जेक्ट है, तो जब स्टेट लिस्ट में पुलिस का सब्जेक्ट है तो उस पर सेंटर कैसे लॉ बना दिया? तो जनरली इट इज दिस एक्ट इज नॉट मैंडेटरी। व्हेन वी विल स्टडी द स्कोप ऑफ दिस एक्ट, देन वी सी दैट द इट हैज बीन laid down by the center in a model form, and the states are required to either implement this act by an official notification, or they can enact their own legislation which is modeled after the police act. So ये तो जनरल आउटले हो गया कि आपको जो है पता होना चाहिए कि द पुलिस एक्ट इज ऑफ 1861 is a central legislation, and the states, respective states within India, यूपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अलग अलग स्टेट्स हैं, या फिर तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में गैजेट इशू करके दे कैन इंप्लीमेंट और दे कैन ऑफिशियली दे कैन नोटिफाई दैट दिस एक्ट इज एक्सटेंडेड विद इन देयर स्टेट, और व्हाट दे कैन डू is that based on this general outline which is given by the center, they can enact their own legislation. कई स्टेट्स ने आपका इनको इंप्लीमेंट कर दिया है पुलिस एक्ट को, कई स्टेट्स ने इसके बेसिस पे अपना खुद का एक्ट जो है, लेकिन मोर और लेस वी सी दैट द प्रोविजंस व्हिच आर देयर, इवन इफ देयर इज अ स्टेट लेजिस्लेशन, इन दैट केस आल्सो द प्रोविजन आर समवॉट बेस्ड ऑन दिस पुलिस एक्ट ओनली. ओके, सो हैविंग सेड दैट, we have to remember 47 sections are there. Some sections are inserted, new sections, some sections have been deleted. क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है इसमें से कौन सा सेक्शन जो है वो रिपील हो गया है. सो 47 सेक्शन है, बहुत बड़ा एक्ट नहीं है. एक्ट में आपका रूल मेकिंग पावर है. अब रूल मेकिंग पावर जब आप देखोगे, सिंस आपको यूपी एपीओ का एग्जाम देखना है, तो यूपी एपीओ एग्जाम में जो रूल मेकिंग पावर है वो बेसिकली द स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है. सो रूल मेकिंग पावर जो है यूपी पुलिस रेगुलेशंस बेस्ड ऑन द पुलिस एक्ट, इसमें आप यूपी वर्ड यूज करोगे क्योंकि ये स्टेट का स्पेसिफिक जो है रेगुलेशन है. यूपी पुलिस रेगुलेशन, इसमें 47 सेक्शन है. यूपी पुलिस रेगुलेशन में 500 से अधिक पैरा है. ठीक है, सो ये आपको डिस्टिंक्शन जो है दिमाग में रखना है. पुलिस एक्ट है, सेंट्रल लेजिस्लेशन, यूपी पुलिस रेगुलेशन जो है वो आपका स्टेट का है, स्टेट रेगुलेशन. डिफरेंट स्टेट जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं. इसमें अपना स्टेट अमेंडमेंट भी दे सकते हैं. जैसे सेक्शन 32, 32A, 32B अगर आप देखोगे पुलिस एक्ट का, उसमें उत्तर प्रदेश ने अपना स्टेट अमेंडमेंट दिया है. सो स्टेट के पास भी पावर है. अब जनरली अगर आप हम देखें पुलिस एक्ट का इंट्रोडक्टरी तो हम देख ही लेंगे. जैसे अगर आप इसमें देखो ब्रॉड आउटलाइन, एक तो क्या है, ऑब्जेक्टिव एक्ट का क्या है ये पता होना चाहिए. प्रीएम्बल एक्ट का क्या कहता है ये पता होना चाहिए. ईयर तो आपको पता ही 1861 है, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1861. ये भी क्वेश्चन पूछा एक्ट नंबर 6 है, 3 है, 2 है कि 5 है? एक्ट नंबर 5 है. ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रीएम्बल क्या है? ऑब्जेक्टिव पे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, प्रीएम्बल पे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा.
और प्रीएम्बल में जो है आपको क्या करेगा, वर्डिंग्स में थोड़ा इधर उधर कर देगा। तो अभी तो आप जब पढ़ोगे प्रीएम्बल तो आपको लगेगा अरे इसमें तो कुछ नहीं है, ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा उसमें जो है वर्ड की हेरा फेरी हो जाएगी, तब आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें ये ध्यान में रखना है कि ये क्या है, पुलिस एक्ट। एसेंट इसको गवर्नर जनरल ने कब दिया, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुलिस एक्ट बनाया क्यों गया, भाई ब्रिटिश लेजिस्लेशन है 1861 का, सोचिए इतना पुराना, और अभी तक जो है यूज हो रहा है। इसमें तमाम चीजें हैं कि भाई रिफॉर्म होना चाहिए, न्यू लेजिस्लेशन आना चाहिए, तमाम तरह की बातें चलती रहती हैं। मॉडल पुलिस रिफॉर्म्स, 2006 वाला रिफॉर्म, ये सारी चीजें हैं। 1857 में जो द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 था, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है, इसके बाद जो है ब्रिटिश ने सोचा कि भाई ऐसा एक कानून आना चाहिए जहाँ पे पुलिस फोर्स का जो है पूरा एस्टैब्लिशमेंट, उनका कंडक्ट, वो जो है रेगुलेट किया जा सके। और जो डिसेंट है, जो अभी रिसेंटली देखा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 में, उस डिसेंट को जो है क्रश किया जा सके बड़ी बड़ी इजीली। सो ये चीज ध्यान में रख के 1857 का रिवोल्ट आपका जो है 1857 वाला रिवोल्ट जो है उसको ध्यान में रख के 1861 में जो है पुलिस को रेगुलेट करने के लिए, उसको स्टैब्लिश प्रॉपरली करने के लिए, ये जो है द नीड वॉज फेल्ट। दिस इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके बाद आप देखोगे कि ये तो अभी हम डील करेंगे ही, प्रीएम्बल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्ट का नंबर क्या है, और गवर्नर जनरल ने इसको असेंट कब दिया, ये सब चीज अभी हम बेयर एक्ट में देखेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वी नो दैट जो पुलिस सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट के कौन से एंट्री में आता है, एंट्री नंबर 2 में आता है। आवाज वगैरह आ रही है ना? हिमानियन महिमा ऑडिबल है? सो दिस इज देयर, एंट्री नंबर 2 में आता है। अब आपको यह पता होगा कि स्टेट में जो है जो पुलिस है, how the matter becomes complicated, how the dual control is exercised in the state, how the police functions, very interesting। भाई पुलिस में जो अपॉइंटमेंट होता है वो स्टेट सर्विसेज के भी थ्रू होता है। स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती है, एसआई का एग्जाम हो गया, पीसीएस का एग्जाम हो गया। ऑन द अदर हैंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल्सो कंडक्ट्स एन एग्जाम, और वहां पे जो है ऑल इंडिया सर्विसेज हो गया, उसमें आपका जो है आईपीएस आ गया, आईपीएस, ये भी जो है स्टेट में अल्टीमेटली जाके फंक्शन करते हैं। नाउ द पुलिस जो है विद इन अ डिस्ट्रिक्ट इज बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड विद इन द डिस्ट्रिक्ट इज हु, भाई द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोल लो। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जो एक्ट में आपके जो एक्सप्रेशन यूज हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यूज हुआ है, एक ही चीज है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। जो डीएसपी यहां पे आता है, कभी कभी एक्चुअली क्या होता है कि जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसको डीएसपी भी बोला जाता है, तो कभी आप कंफ्यूज मत हो ना कि ये डीएसपी तो ये है और डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वो उसको भी डीएसपी बोलते हैं। इसीलिए कंफ्यूजन को हटाने के लिए डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डीवाईएसपी बोलते हैं। ओके, सो ये है। तो अब आपको ये पता होगा कि जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो हेड ऑफ पुलिस है वो होता है आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन मेनी डिस्ट्रिक्ट यू सी दैट जनरली द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज टू रिपोर्ट टू द मैजिस्ट्रेट, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। So police has generally been kept subordinate to the executive. And this we see that generally this is also known as, and these district magistrates were there
Many a times we see that they have been recruited from the All India services. So in order to make it more administratively convenient, it has been kept under the general control of the executive. लाठी चार्ज करना हो तो डीएम से पहले परमिशन लेनी पड़ती है. But in many states, since this rule which is there, that the superintendent of police who is in charge of the police within the district has to report to the DM. In many cities, since this is a colonial rule, भाई ब्रिटिशर्स ने अपने हिसाब से ये चीजें बना ली. इसीलिए आप देखो अभी जो है कई सिटीज में, जो कई इंपॉर्टेंट सिटीज, कई जो बड़ी सिटीज हैं, उसमें एक अलग सिस्टम फॉलो होता है. उसको बोलते हैं क्या? कमिश्नरी सिस्टम, कमिश्नरेट. तो जनरली जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, वो जनरली जो है, जो डीएम को जो रिपोर्ट करता था, डीएम के अंडर जो आता है, कमिश्नरेट सिस्टम में जो है वो जाके डीएम को रिपोर्ट नहीं करता है, इंटरनली पुलिस के जो कमिश्नर हैं उनको रिपोर्ट करता है. तो यहां पे आप देखो इंटरनली पुलिस के अंदर का ही मैटर है. पुलिस क्या एक्शन लेगी, पुलिस क्या कैसे रेगुलेट होगी, वहां पे एग्जीक्यूटिव जो है डीएम, उसको जो है नहीं करना पड़ रहा है रिपोर्ट, बल्कि इंटरनल पुलिस के अंदर ही वहां पे रिपोर्टिंग देनी होती है. ये होता है कमिश्नरेट सिस्टम. बट जनरली आपका रूल ये कुछ ही सिटीज में है फॉलो होता है. लखनऊ में जैसे हो गया, उत्तर प्रदेश में, और 3-4 जगह हैं उत्तर प्रदेश में, वहां है. अलग अलग स्टेट में, राजस्थान में भी, जयपुर वगैरह, इन सब जगह कमिश्नरेट सिस्टम. सो यही है कि पुलिस जो है चाहती है भाई कमिश्नरेट सिस्टम हो, उसको ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, ज्यादा पावरफुल हो. सो ये सारी चीजें हैं. ओके, एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल देयर इज दिस डुअल कंट्रोल. On the one hand, there is high-ranking police officer who is in charge of the district, that is the superintendent of police. And on the other hand, the superintendent is subject to the general direction and control of whom? The district magistrate, who belongs to the executive. So it's kind of dual control, but many a times we see that this dual control, this origin of this rule was from the British era itself for administrative convenience. And then gradually the need is felt. In many cities we see that we have this commissionerate system which departs from this general rule. Okay, so as far as the police is concerned, the role of the central and the state government becomes very multifaceted. Now, as far as the broad overview of this legislation is concerned, we see that 47 sections are there. Okay, 47 sections. Here you can see 47 sections are there in the UP Police Act. Some sections are deleted, some sections are new sections are inserted, some state amendments are there. So we have to understand what are these relevant sections. रिपील्ड सेक्शन में देख लेना, याद कर लेना, क्वेश्चन आता है सीधा. सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन 11 हो गया, फिर 38, 39, 40, 41, 6 सेक्शन जो है वो हटा दिए गए हैं. 6 sections have been deleted. सीधा आपको देखो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा, which among the following has been repealed? आंसर में दिया है 6, 1, 2, 3, 4. सो 6 सेक्शन हो गया. ये देखिए आप यहां पे रिपील्ड हो चुका है, सेक्शन नंबर 6. हियर यू कैन सी सेक्शन नंबर 11. सो सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन 11 हो गया, दिस हैज बीन डिलीटेड. देन 38 to 41, 38, 39, हियर यू विल सी 37 है, उसके बाद 38 गायब है, 38, 39, 40, 41. So these sections have been deleted from the statute book. And some sections have been inserted as well. Section 1 में एक जो definition clause है, उसमें एक definition add हुई है recently, 2001 amendment में, civil aviation personnel. अब civil aviation personnel भी पुलिस है, ये definition add हुई थी 2001 का अमेंडमेंट में. अब सिविल एविएशन पर्सनल भी अगर पुलिस है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन भी ऐड होने चाहिए. तो उससे रिलेटेड सेक्शन 50 ये जो है
आपका सेक्शन 2A हो गया, सेक्शन 8A हो गया, ये ऐड हुआ था सिविल एविएशन पर्सनल। सो 2001 का जो अमेंडमेंट है, क्वेश्चन जो आपका आता है कि 2001 अमेंडमेंट विच हैज इंक्लूडेड द डेफिनेशन ऑफ सिविल एविएशन पर्सनल विद इन द डेफिनेशन ऑफ पुलिस, दिस amendment when it was promulgated, so the date has been asked many times, so the date you have to remember, August 10 2001। इसमें एक तो डेफिनेशन क्लॉज में आपके एक डेफिनेशन ऐड हो गई सिविल एविएशन पर्सनल की, सेक्शन 1 आपका डेफिनेशन क्लॉज है। फिर सेक्शन 2A ऐड हुआ, सेक्शन 8A ऐड हुआ। सेक्शन 2A क्या कहता है कि सिविल एविएशन पर्सनल जो है वो पुलिस फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा। 8A क्या कहता है, जो सिविल एविएशन पर्सनल है उसका एनरोलमेंट की बात करता है। पुलिस ऑफिसर्स का भी एनरोलमेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, जस्ट लाइक एडवोकेट्स गेट एनरोल्ड। सो जो लिस्ट ऑफ रोल होती है उसमें पुलिस ऑफिसर जो है उसका भी एनरोलमेंट जो है मैंडेटरी है, सेक्शन 2 में बताया है। तो ये सारी चीजें, सो सिविल एविएशन पर्सन का भी एनरोलमेंट होगा 8A, सिविल एविएशन पर्सनल जो है वो पुलिस फोर्स है 2A है, और सिविल एविएशन पर्सनल की डेफिनेशन। These 3 things have been added by 2001 amendment, amending act of 2001, enforced from August 10 2001। Apart from that, what are certain important sections that have been inserted by amending act? Section 15A is there, section 30A is there. 15A and 30A you have to remember, these have been added by the amending act of 1895. 15A deals with awarding compensation to the sufferers from misconduct of inhabitants or persons interested in the land। जो भी मिसकंडक्ट से सफर किया उसको कंपनसेशन देना, सेक्शन 15A, अभी इसको डील करेंगे। सेक्शन 30A is also there, added by the amending act of 1895. Powers with regard to the assemblies and processions violating condition of license। किसी लाइसेंस पे अगर किसी प्रोसेशन या असेंबली को अलाउ किया गया था और वो कंडीशन जो है जो लाइसेंस में दिए हैं अगर वो वायलेट हो जाते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में क्या पावर है, सेक्शन 30A। सो दिस वाज आल्सो एडेड बाय द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1895। Certain specific amendments which are peculiar to Uttar Pradesh, that are also there, section 32A, 32B, section 34A। so जैसा मैंने आपको जनरल जब इंट्रोडक्टरी में आपको बताया क्योंकि भाई ये सेंट्रल लेजिस्लेशन है, पुलिस मैटर सब्जेक्ट का है, इसलिए स्टेट भी यहाँ अपने रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट्स ले आ सकती है, डायरेक्टली एक्ट को इंप्लीमेंट करा सकती है या रिस्पेक्टिव अमेंडमेंट ले आ सकती है। सो दीज आर देयर, सो दीज आर 32A, 32B and 34A which are there. These are via the Uttar Pradesh Amendment Act of 1979, 1985, 32A और 32B 1985 अमेंडमेंट से आया है, और 34A जो है वो आपका 1979 अमेंडमेंट से आया है। So these are important insertions, important repeals. Total number of sections 47. Now we'll generally start with the introductory part of the Police Act. Act number 5 of 1861 received the assent of the Governor General on 22nd of March 1861। इस पे डेट पे सीधा क्वेश्चन आता है, ये आपको 21 मार्च दे देगा, 22 मार्च दे देगा, 23, 24। तो यहां आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 22nd March of 1861 the Governor General gave its assent. What is the objective of the act? An act for the regulation of the police। पुलिस के रेगुलेशन के लिए जो एक्ट बनाया गया है यही है आपका द पुलिस एक्ट ऑफ 1861। प्रीएम्बल क्या है? प्रीएम्बल पे क्वेश्चन आएगा और इसमें आपको हेरा फेरी कर देगा शब्द में। रेगुलेशन ऑफ पुलिस में तो इजीली सबको याद है, ऑब्जेक्टिव यही है
प्रियम्बल में वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस and to make it a more efficient instrument for the prevention and detection of crime. So दो चीज हैं. It is for to reorganize the police and make it more efficient instrument for detection and prevention of crime. Reorganization, making it an efficient instrument for prevention and detection of crime. इसी में जो है हेरा फेरी कर देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्रियम्बल में. ओके, सो दिस इज अबाउट द प्रियम्बल. हियर आल्सो दे कैन आस्क द क्वेश्चन. सेक्शन 1 deals with the definition clause and the scope of the act has been given in the end. Here you will see जो मैंने आपको बताया था. स्कोप ऑफ द एक्ट सेक्शन 46, लास्ट वाला 47 है, उसके पहले 46 जो है उसमें आपको ये जो स्कोप है ये बताता है. क्या ये एक्ट अपने आप लागू हो जाता है हर स्टेट में? पुलिस तो स्टेट लिस्ट में आता है, लेकिन कई मैटर में आपने देखा होगा कि पुलिस से रिलेटेड कई मैटर्स उसमें सेंट्रल लिस्ट में भी आता है. कुछ मैटर्स जैसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, अगर एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पुलिस बियॉन्ड एनी स्टेट है तो वो मैटर यूनियन लिस्ट में आता है. पुलिस का जनरल, रेलवे इंक्लूडिंग रेलवे एंड विलेज, ये स्टेट लिस्ट में आता है. यूनियन लिस्ट में एंट्री 80 में ये मैटर आता है. अगर स्टेट के जुरिस्डिक्शन से बाहर एक्सटेंड करना है पुलिस फोर्स को तो वहां पे यूनियन लिस्ट में आता है. ओके, सो सिंस primarily and substantially the matter of the police is under the state list, does the Police Act suo motu apply to every state? Answer is no, because scope of the act also says it. Section 46 of the act says that the act shall not by its own operation take effect in any presidency, state or place, but the state government, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, इट शैल बाय एन ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट मे एक्सटेंड द होल और एनी पार्ट ऑफ द एक्ट टू एनी प्रेसिडेंसी और स्टेट एंड द होल और सच पोर्शन ऑफ द एक्ट एज शैल बी स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर shall thereupon take effect in such presidency, state or place. So स्टेट गवर्नमेंट जब ऑर्डर पब्लिश करती है ऑफिशियल गजेट में कि एक्ट हमारे भी स्टेट में एक्सटेंड किया जाए, आइदर होली or a part of that act or with certain amendment, then the act is basically made applicable to respective state. अब ये presidency वगैरह तो है नहीं, place और state ही होगा. When the whole or any part of this act shall have been so extended, the state government may from time to time by notification in the official gazette make rules consistent with this act. अब जो रूल बनेगा वो स्टेट गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बनाती रहेगी. इसीलिए अब आपका देखोगे जब रेगुलेशन की बात आती है तो वहां पे यूपी स्पेसिफिक रेगुलेशन है. सेंट्रल लेजिस्लेशन तो अगर कहीं और एग्जाम का पूछता है तो भी यही सेम एक्ट अप्लाई होगा, लेकिन जो यूपी पुलिस रेगुलेशन आप पढ़ोगे वो यूपी में ही काम आएगा. ओके, सो व्हेन होल और एनी पार्ट ऑफ द एक्ट हैव बीन एक्सटेंडेड, द स्टेट गवर्नमेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम by notification in the official gazette make rules consistent with this act. ये rules या फिर जो regulation है ये किस लिए बना जाता है? To regulate the procedure followed by the magistrate and police officer in the discharge of its duty, to prescribe the time, manner and condition within which the claims of compensation have to be made, and generally for giving effect to the provisions of the act. सो रूल मेकिंग जो है वो स्टेट ही करता है. एक ब्रॉड आउटलाइन दे दिया, एक ब्रॉड फंक्शनिंग दे दिया, ब्रॉड मेजर फॉर रेगुलेशन ऑफ द पुलिस ये दे दिया. बाकी जो है मैटर्स क्योंकि स्टेट लिस्ट में ही, इसलिए स्टेट को भी रेगुलेटिंग पावर जो है वो दे दी गई है. कैसे मैनेज होगा, उसके फाइनल डिटेल क्या होंगे, ये सारी चीजें रेगुलेशन के थ्रू इट शैल बी लॉफुल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट
to regulate. Okay. And this, the rules may from time to time be amended, added, or cancelled by the state government. So we have understood the general scope of this act. Now we come to very important aspect of this act, that is the interpretation clause or the definition clause. 9 definition है टोटल, एक और ऐड कर दो आप 2001 अमेंडमेंट वाला, तो टोटल 10 डेफिनेशंस हो जाती हैं. डेफिनेशन क्लॉज से भी क्वेश्चन आता है जनरली. अब जो एक्ट के अंदर है उसमें आपके किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे ये आपको ध्यान में रखना है. पहला तो सीधा सेक्शन पूछ लेगा, पर्टिकुलर चीज दी हुई है वो किस सेक्शन में है. सेकंड, रेलेवेंट अथॉरिटी आपसे पूछेगा. इसका मतलब क्या, कोई चीज है, कोई एक्शन है, कोई पावर है, वो इंस्पेक्टर जनरल के पास है, इंस्पेक्टर कर सकता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, मजिस्ट्रेट करता है. ये ध्यान में रखना है. कहां मजिस्ट्रेट दिया हुआ है, कहां इंस्पेक्टर जनरल लिखा हुआ है, कहां लिखा है एनी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन इंस्पेक्टर. Many functions, many powers, they have been performed by various functionary. उन functionaries का नाम, कि कोई चीज है वो कौन परफॉर्म कर रहा है, वो फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है. कंपनसेशन है तो किस कोर्ट में जाएगा, मजिस्ट्रेट में जाएगा. सो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ऑप्शन में जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, इंस्पेक्टर जनरल, स्टेट गवर्नमेंट, इस तरह का आप ऑप्शन जब देखोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट था कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट था कि इंस्पेक्टर जनरल था. तो पहले ही मैं आपको बता रहा हूं किन चीजों पे आपको ध्यान रखना है. बिफोर हैंड आई एम टेलिंग यू what are the respective areas in which you have to focus. First one is very simple. Right from the title you can easily understand. Relevant section can be asked. This is given under which section? This is given under which section? This is in the same. The amendment can also be asked. This section has been inserted by which amendment? Which section has been repealed? Which section has been deleted? एक ये क्वेश्चन हो गया सेक्शन से रिलेटेड. सेक्शन नंबर 47 सेक्शन है, ज्यादा समय तो लगेगा नहीं, एक बार मैं बता दूंगा, बाद में आप एक दो बार आप रिवाइज कर लेना, आपको लमसम आइडिया हो जाएगा कि कौन सेक्शन कहां लगभग आता है. देन आपको फंक्शनरीज का पूछ लेगा, कौन इसमें इन्वॉल्व है. डिटेल्स विद इन द सेक्शन, that also they can ask. पर्टिकुलर अगर कोई टाइम लाइन है, कोई पनिशमेंट है, that also they can ask. And many miscellaneous things also, like from definition. पर्टिकुलर अगर कोई सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल मेंशन्ड है, कौन सा आर्टिकल है वो. All these things you have to basically finer details, finer facts, that also you have to remember when you have obviously after having a broad idea about what the act is. So first of all we'll see the index of this act. हालांकि इसमें है नहीं आपके ऑफिशियल एक्ट में, लेकिन फिर भी आप देख लोगे. प्रियम्बल है. सेक्शन 1 डील्स विद द डेफिनेशन क्लॉज और इंटरप्रिटेशन क्लॉज. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पुलिस फोर्स. Section 2, superintendence in the state government. 1 पुलिस फोर्स होनी चाहिए पूरे स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया. जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में शैल कॉन्स्टिट्यूट, उसका जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनका एनरोलमेंट होना चाहिए. कहां मैंडेटेड है? सेक्शन 2 में मैंडेटेड है. सुपरिटेंडेंस इन द स्टेट गवर्नमेंट. सुपरिटेंडेंस स्टेट गवर्नमेंट के पास है. एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके पास है? इंस्पेक्टर जनरल. पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, फिर आप देखोगे पावर ऑफ इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स. सो इंस्पेक्टर जनरल से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, सेक्शन 12 हो गया.
लास्ट वाला सेक्शन भी है, इंस्पेक्टर जनरल जो है आपका वो रिटर्न जो है वो भी फाइल करता है। स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय द इंस्पेक्टर जनरल और सच अदर ऑफिसर में ऑल्सो डू। सो जनरली सर्टेन प्रोविजंस आर रिलेटेड। सो पुलिस एक्ट में है क्या चीजें, पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी क्या है, सर्टेन ऑफेंसेस भी बताए हैं इसमें जो अदर पब्लिक कर सकती है, वहां पे पुलिस एक्शन, पुलिस ऑफिसर जो है वो एक्शन ले सकता है। सो ये भी है, पुलिस ऑफिसर की भी ड्यूटी है, पुलिस ऑफिसर उस ड्यूटी को निग्लेक्ट करता है, ये भी बताया है। किसी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, मतलब किसी भी स्टेट में पुलिस होनी चाहिए, पुलिस के क्या फंक्शन है, पुलिस की क्या ड्यूटी है, पुलिस का क्या पावर है, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कैसा है स्टेट में, सुपरवाइज कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन उसका कौन देख रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे देख रहा है, कोई रॉन्ग हो गया उसमें कौन एक्शन लेगा, कोई कंपनसेशन अगर देना है, एडिशनल पुलिस फोर्स डिप्लॉय करने की पावर किसको है, एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स जो हैं उनके क्या फंक्शन है, उनके क्या ड्यूटी है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर ये कौन डिप्लॉय कर सकता है, विलेज पुलिस क्या है, ये सारी चीजें आपको जो है पूरे एक्ट में आपको मिलेंगी। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, सुपरिटेंडेंस हो गया, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से रिलेटेड कुछ सेक्शंस हैं, सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, सेक्शन 12 हो गया। 4 में क्या है, इंस्पेक्टर ऑफ जनरल ऑफ पुलिस हो गया और उसके जो हायरार्की में और कौन कौन ऑफिसर्स हैं ये सारा है। पावर क्या है इंस्पेक्टर जनरल की, एक्साइज ऑफ द पावर ऑफ द इंस्पेक्टर जनरल टू मेक रूल्स, सेक्शन 12, 4, 5, 12 are related to inspector general. Then 6 I have already explained that it has been deleted. Then ये भी एक important area है इस act का, punishment for negligent police officers. If any police officer, there is a duty upon any police officer and that police officer has been negligent in performing his duty, what are the duties? What is the punishment? Which section is there when an action can be taken against a negligent police officer? What are the duties of the police officer? This is very important aspect of this act. Appointment है, dismissal है of an inferior officer, section 7. पुलिस ऑफिसर जो आता है उसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक सर्टेन रैंक तक है, एक सर्टेन रैंक के पुलिस ऑफिसर्स को सर्टिफिकेट दिया जाता है। और अगर पुलिस सर्विसेज से they have ceased to be a police officer, then they have to return that certificate. So certificate वाली बात सेक्शन 8 में बताई है, उनकी ये ड्यूटी है कि they have to surrender the certificate when they have ceased to be a police officer. Then police officer not to resign without leave of 2 month notice, ये सारी ड्यूटीज में आएगा आपका। 8 में भी ड्यूटी है, 9 में भी आपका ड्यूटी है, कि ऐसा नहीं कि पुलिस में भर्ती हो गए, भाई पुलिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इफ यू हैव जॉइंड द पुलिस सर्विसेज, यू आर अ पुलिस ऑफिसर, इट्स नॉट दैट सडनली यू हैव जॉइंड एंड सडनली यू हैव लेफ्ट, यू हैव बीन गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन इफ यू आर लाइक, अगर डरपोक हैं आप, तब भी आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आपके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। Cowardice, if you are a coward police officer, you are unfit police officer, मोटे हो गए, आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है इसमें। सो पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर ये सारी ड्यूटीज जो हैं इन वन होलिस्टिक वे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द ड्यूटीज। सो यहाँ अभी जो टाइटल में हम क्विकली वी आर ब्रशिंग अप, कि बार बार आपके सामने ये सब चीज़ें आएंगी तो आपको ईजिली होगा चीज़ों को रिलेट करना, याद करना। ओके, सो सर्टिफिकेट हो गया, फिर ना पुलिस ऑफिसर नॉट टू रिजाइन विदाउट लीव और 2 month नोटिस, ऐसा नहीं आया और तुरंत भाग गए, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट से लीव लेनी पड़ती है, 2 month की नोटिस देनी पड़ती है, ये सारी ड्यूटी है। पुलिस ऑफिसर, पुलिस सर्विसेज में हो, पुलिस ऑफिसर हो, पता चला अपना ही एक बिजनेस चलाए पड़े, नॉट टू एंगेज इन इधर इन एम्प्लॉयमेंट, कहीं और से पैसा उठाया जा रहा है। ओके, सो ये भी है ड्यूटी।
देन एडिशनल पुलिस ऑफिसर के रिस्पेक्ट में सेक्शन 13 to 15 इज देयर, 13, 14, 15। एडिशनल पुलिस ऑफिसर और एडिशनल पुलिस ऑफिसर्स टू बी एम्प्लॉयड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। ज़रूरत पड़ने पे एक पर्टिकुलर एरिया में जहां ज़रूरत है पर्टिकुलर टाइम के लिए एडिशनल पुलिस भी डिप्लॉय की जा सकती है। उसका खर्चा कौन देगा? जो आदमी डिमांड कर रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल पुलिस ऑफिसर इन द नेबरहुड ऑफ अ रेलवे और अदर वर्क। जो भी क्या कहते हैं हायर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर है उसके डायरेक्शन पे भी नेबरहुड में रेलवे में अगर उन्हें लगता है तो एडिशनल पुलिस फोर्स डिप्लॉय की जा सकती है। उसका कॉस्ट जो इनहैबिटेंट्स हैं वो बियर करेंगे जहां उनको जरूरत लगता है। क्वार्टरिंग, ऐसा कोई एरिया है जहां पुलिस ऑफिसर एडिशनली आपको चाहिए कि वहीं पे रहे, देन ऑल्सो दैट कैन बी डन। क्वार्टरिंग ऑफ एडिशनल पुलिस ऑफिसर, डिप्लॉयमेंट एंड स्टेशनिंग of that police officer in that dangerous area in dangerous district that has been given under 15. Then in such area which is dangerous or where there is a expectation of breach of peace, if any damage has been incurred, then awarding the compensation. Who will give that compensation? This has been given under section 15A. Then recovery of money payable under 13, 14, 15 and 15A and disposal of the same when recovered. With due regard to the CRPC, the recovery is also can be done by the relevant authority. So additional police officer ke respect mein, the deployment of additional police officer, when it can be done, who can done, what are the circumstances in which it is done, at what time, for what time it can be done, who will bear the cost of deployment of such additional police officers, that has been provided under section 13, 14, 15, 15A and 16. Okay. So additional police officer हो गया, आपका इंस्पेक्टर जनरल से रिलेटेड प्रोविजन देख लिया, बीच में कुछ ड्यूटीज थी लीव वाली, एम्प्लॉयमेंट वाली, 9 और 10 देख लिया हमने। सर्टिफिकेट सेक्शन 8 हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन और ये तो इजी है, इंटरप्रिटेशन, सुपरिटेंडेंस इन द स्टेट गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इन द इंस्पेक्टर जनरल एंड अदर ऑफिसर्स। ओके, now we come to additional police officers we had dealt. Now we come to special police officers. Special police officer section 17, 18, 19, 20. 20 हटा दो, 20 तो ड्यूटी आ जाएगी। ओके, so 17, 18, 19 deals with special police officers. Any resident, any normal resident, he can also become a police officer for a fixed time, for the required duration, when an application has been made by a person not below the rank of inspector. भाई किसी एरिया में मान लो अगर ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई जहां डिस्टरबेंस और जहां जरूरत हो, जहां डिस्टरबेंस एक्सपेक्टेड है, जहां जरूरत फील हो रही है, then in that case we see that special police officers can be also be deployed by an application made by a certain police officer. For what duration that can be deployed? Any resident of that locality can also become a police officer for a certain duration. Okay, पुलिस है ही नहीं मान लो तो कैसे करेंगे? तो ये प्रोविजन दिया हुआ है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनाया जा सकता है। पावर उनकी क्या होगी? वही जो सेम पुलिस की है। आपको स्पेशल पुलिस ऑफिसर बना दिया गया, आपने सर्विस रिफ्यूज कर दी, देन यू ऑल्सो कैन बिकम लायबल फॉर डिरिलेक्शन ऑफ योर ड्यूटी। ओके, सो दीज आर कवर्ड अंडर सेक्शन 17, 18 एंड 19 स्पेशल पुलिस ऑफिसर। एडिशनल पुलिस हमने देख लिया 13, 14, 15, 15A भी है एक हद तक। स्पेशल पुलिस 17, 18, 19। पावर क्या है? 18 में दिया हुआ है। स्पेशल पुलिस 17 में दिया हुआ है। रिफ्यूजल अगर कर दिया स्पेशल पुलिस ऑफिसर ने तो 19 में कवर हो जाएगा। विलेज पुलिस ऑफिसर सिमिलरली हेरिडेटरी, विलेजेस में जो है हेरिडेटरी पुलिस ऑफिसर जो थे उनका भी एनरोलमेंट किया जा सकता है। विलेज चौकीदार, विलेज पुलिस ऑफिसर,
hereditary police officers. They can also become village police officers by virtue of section 21 of this act. एडिशनल पुलिस देख लिया, स्पेशल पुलिस देख लिया, विलेज पुलिस देख लिया. इनकी भी ड्यूटी क्या होगी, ये भी पुलिस ऑफिसर की तरह ट्रीट किए जाएंगे. जैसे स्पेशल पुलिस ऑफिसर में कोई भी रेसिडेंट को पुलिस ऑफिसर बनाया जा सकता है. सिमिलरली विलेज पुलिस जो है उसकी भी क्या ड्यूटी है, उसे क्या पुलिस ऑफिसर की तरह ट्रीट किया जाएगा. अगर एनरोल्ड है तो बिल्कुल किया जाएगा. ओके. देन अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, अथॉरिटी दैट इज गिवन अंडर द एक्ट. 20 duty of a village police officer is also there. 20, 22 and 23, and most importantly the 23 section, the section number 23, it deals with the duty of police officer. That's not that the duties of the police officers are only given in section 23. It specifically provides for the duties of a police officer. Other duties are also there, as we saw. Apart from that, the section which specifically deals with the duties of a police officer that has been laid down under section 23. इसके अलावा भी ड्यूटी है, किसी और एम्प्लॉयमेंट में नहीं इंगेज हो सकते हो. सर्टिफिकेट सरेंडर करने को बोला तो सर्टिफिकेट सरेंडर कर दो. ऐसे नहीं अचानक से जो है सर्विसेज छोड़ के भाग गए. विलेज पुलिस हो तो विलेज पुलिस ऑफिसर, अगर पुलिस एनरोल्ड हो तो आपके ऊपर पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी अप्लाई हो जाएगी. व्हाट आर योर ड्यूटीज, व्हाट इज योर अथॉरिटी. सेक्शन 20 में बताया है, अथॉरिटी दैट हैज बीन गिवन अंडर दिस एक्ट इज द अथॉरिटी, रेलेवेंट अथॉरिटी. ओके. वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर ड्यूटी इज गिवन ऑल्सो अंडर सेक्शन 22. क्या टाइमिंग है पुलिस ऑफिसर की, 9 से 5? नो, अ पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. 24 घंटे की नौकरी है पुलिस ऑफिसर की. ओके. ये कहां बताया, सेक्शन 22. ही इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड मे बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. एंड ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर ये क्या क्या है, एप्रीहेंड कर रहा है, कोई ऑफेंस करने वाला है उसे अरेस्ट करना है. एप्रीहेंडिंग पर्सन, अरेस्टिंग पर्सन, मेंटेनिंग द पीस. ओके. ऑल दीज थिंग्स विच आर कवर्ड अंडर section 23 will deal it. Okay. Then police officers में ले इंफॉर्मेशन कि समन दे दो भैया, वारंट दे दो. इसके लिए किस ऑफिसर को ले इंफॉर्मेशन करेंगे. 25, 26, 27 द डील्स विद सर्टेन अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी. कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है, क्योंकि अगर आप अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी ले लोगे और आप चाहोगे कि भाई अपने लिए अप्रोप्रिएट कर लो, तो हो सकता है आपके ऊपर आईपीसी की धारा लग जाए मिसअप्रोप्रिएशन की. लेकिन जनरली जो लॉ ड्यूटी देता है, कोई अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी है उसको पुलिस ऑफिसर जो है अपनी कस्टडी में ले सकता है. इट कैन टेक चार्ज ऑफ द अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी. देन इफ एनी सच अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी हैज बीन टेकन, देन द डिस्पोजल ऑफ दैट प्रॉपर्टी, हाउ इट हैज टू बी डन. Magistrate may detain the property, it's given under section 26. Confiscation of the property if no claimant appears, and then at the disposal of the state government. So these has been covered under section 25, 26 and 27. These deals with the unclaimed property. 25, 26, 27. अब एक ये जो है मैंने आपको बताया था, अगर पर्सन जो है पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उसे अपना सर्टिफिकेट लौटाना होता है. सेक्शन 8 में जो सर्टिफिकेट दिया जाता है पुलिस ऑफिसर को, अगर उसने अपना सर्टिफिकेट लौटाने से मना कर दिया तो पीनल प्रोविजन कहां दिया हुआ है, सेक्शन 28. पर्सन रिफ्यूजिंग टू डिलीवर अप द सर्टिफिकेट एक्सेट्रा ऑन सीजिंग टू बी अ पुलिस ऑफिसर. सो इट्स अ ड्यूटी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हु हैज रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट अपॉन हिज अपॉइंटमेंट, हु हैज रिसीव्ड अक्रूटमेंट्स. अक्रूटमेंट मतलब क्या, हु हैज रिसीव्ड यूनिफॉर्म, accruitment, weapon, he has to return all these things including the certificate. अगर वो नहीं कर पाता है then penal provision may also be inflicted, section 28 में दिया है. अब मैंने आपको ड्यूटी तो बताई थी, 23 में ड्यूटी है, 22 में है, लीव हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारी ड्यूटीज जो है एक्ट के अंदर दी हैं. द ड्यूटीज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर. इफ द पुलिस ऑफिसर हैज बीन नेग्लिजेंट
इन हिज ड्यूटी। और आपको देखोगे यहां पे जो अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन था, अपॉइंटमेंट डिसमिसल ऑफ इंफीरियर ऑफिसर, सेक्शन 7, इसमें भी आप नेग्लिजेंट ऑफिसर के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। एंड जनरली द ड्यूटी विच हैज बीन इम्पोज्ड अंडर दिस एक्ट, if the police officer has been negligent in performing his duties, then penalty for such negligent conduct has been covered under section 29, very important section. Penalty for neglect of duty which has been imposed under the act, penalty कहाँ होगी? 23 में जनरल ड्यूटी दी है, 29 में उसकी पेनल्टी दी गई है। देन पब्लिक असेंबली, प्रोसेशन एंड लाइसेंसिंग, इसके रिस्पेक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट है वो अलाउ करता है, आपको परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि प्रोसेशन निकालना है, असेंबली निकालना है, बिना परमिशन के पहुंच गए सड़क पे। यूपी कॉप ऐप आपने देखा होगा, यूपी कॉप ऐप में एक सेक्शन भी है जहां आप ये जो है एप्लीकेशन और रिक्वेस्ट जो है, प्रोसेशन रिक्वेस्ट, ये सब आप चीज डाल सकते हो। सो उसमें जो है अगर उसको लगता है पुलिस ऑफिसर को, जो हायर ऑफिशियल है, सुपीरियर ऑफिसर और सबऑर्डिनेट ऑफिसर, जैसे पुलिस ऑफिसर की रैंक अभी हम लोग देखेंगे, कांस्टेबल, एसआई, इंस्पेक्टर, फिर आपका ऊपर आ गया आपका डीवाईएसपी, एसपी, फिर आपका डीआईजी, आईजी, फिर आपका डीजीपी, ये इस तरह जो है हायरार्की है। इसमें कुछ ऑफिसर्स गैजेटेड हैं, कुछ ऑफिसर्स नॉन गैजेटेड हैं। डीवाईएसपी के नीचे जनरली आप देखोगे नॉन गैजेटेड ऑफिसर। डीवाईएसपी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी हो सकता है पीसीएस एग्जाम के थ्रू। उसके नीचे जो है स्टेट स्पेसिफिक एग्जाम्स होते हैं, एसआई रिक्रूटमेंट आपने देखा होगा, एसआई भर्ती, ये वो, कांस्टेबल भर्ती, सिपाही भर्ती, ये सारे होते हैं। हायर ऑफिशियल जो होते हैं स्टेट सर्विसेज में स्टार्टिंग होती है डीवाईएसपी में। ये लोग जो नीचे ऑफिसर, जैसे कोई इंस्पेक्टर बना, हो सकता है रिटायर होते होते डीआईएसपी तक खत्म हो जाए। कोई सिविल सर्विस निकाला स्टेट का तो डीआईएसपी रिक्रूटमेंट हुआ, रिटायर होते होते एसपी तक चला जाएगा। लेकिन जो यूपीएससी एग्जाम में इंडियन पुलिस सर्विसेज के थ्रू जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है जो रिक्रूट होता है स्टेट सिविल सर्विसेज में, अगर आपने अच्छी रैंक ले आई, आपको डीवाईएसपी मिला, रिटायर होते होते आप एसपी तक जाओगे। लेकिन जो आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहां पे स्टेट सर्विसेज खत्म हो जाती हैं मोस्टली, उसकी स्टार्टिंग ही एसपी से होती है, फिर आप ऊपर ऊपर के रैंक तक जाओगे। जल्दी हो गया आईजी, आईजी के ऊपर तक भी आप जा सकते हो। ओके, कम एज में हो गया तो। सो दीज आर देयर। सो इन ये जो सारे फंक्शनरीज हैं, कौन ऐसी फंक्शनरी है जो लाइसेंस देगी? जिले वाली। भाई जिला है, जिला के ऊपर आपका डिवीजन है, कई जिले मिलकर डिवीजन बनाते हैं, कई डिवीजन मिलकर स्टेट बनाते हैं। सो एट डिफरेंट लेवल्स वी सी दैट डिफरेंट फंक्शनरीज आर देयर। एट द डिस्ट्रिक्ट वी हैव इस, दैट इज व्हाई the main control lies in the superintendent of police or district superintendent. So regulation of public assembly, regulation of procession, it's given under section 30. Section 30A deals with the power with regard to the assembly and procession violating the conditions of the license. Then the police is required to keep order in the public road. Another duty which is there of the police officer, section 31, यहाँ भी एक ड्यूटी दी हुई है। पब्लिक रोड में ऑर्डर कौन करेगा? पुलिस करेगा, ऑर्डर मेंटेन करेगा। सो रेगुलेशन ऑफ द प्रोविजंस रिगार्डिंग प्रोसेशन, प्रोविजन रिगार्डिंग असेंबलीज, दे हैव बीन कवर्ड अंडर सेक्शन 30 and 30A, and penalty is covered under 32. If you want to conduct a procession, conduct any assembly on any public road or then you have to take the permission. What are the situation when the permission may be granted? The relevant functionary may also ask you to get the license. He may grant, or if he thinks
that some breach of peace may happen, some disturbance may occur, then it may require that the license should be taken. And then the license can also be given upon substantial satisfaction without any fee. So this has been given under 30. 30A deals with the power with regard to assembly and procession. If license has been given for you to conduct a procession and you have violated the condition of the license, then what are the powers wherein any relevant police functionary may order you to disperse immediately? भगा दें, सब भागो यहाँ से जो इकट्ठा हुए हो. ओके. और पेनल्टी है, अगर कोई ऑर्डर है उसको डिसोबे किया गया तो उसकी पेनल्टी सेक्शन 32 में है. सेविंग ऑफ कंट्रोल ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट 33. पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस. Certain people also can commit offenses. So police officers can also commit a dereliction of duty. Duty has been imposed on police officer. Certain duties may also have been also imposed by this act on general public. An action may be taken also against this public by a relevant police officer, and he may even proceed without a warrant against certain offenses which have been देयर अंडर सेक्शन 34. क्या क्या है? कैटल को मारना, क्रुएल्टी करना, पैसेंजर को ऑब्स्ट्रक्ट करना, एक्सपोजिंग द गुड्स फॉर सेल, गंदगी फैलाना, बीइंग फाउंड ड्रंक, नशे में धुत हैं, घूम रहे हैं, सबको गाली बक रहे हैं. सो ये सारी चीज़ें हैं. डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट यू, अप्रीहेंड यू. जुरिसडिक्शन इज देयर, पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर एनी अदर लॉ, इट्स नॉट अफेक्टेड. बट डबल ज्योपार्डी नहीं होना चाहिए. रिकवरी ऑफ पेनल्टीज एंड फाइन इम्पोज बाय द मजिस्ट्रेट 37. लिमिटेशन क्या है? 3 महीने का है कि कितने समय का है. कोई भी एक्शन है उसके खिलाफ, कोई भी कंडक्ट है उसके खिलाफ एक्शन लेना है तो उसके रिस्पेक्ट में व्हाट इज द लिमिटेशन? प्ली दैट द एक्ट वाज डन अंडर वारंट. पुलिस ऑफिसर में टेक दिस प्ली. If any action has been brought against any police officer, he may take that plea that the act was done under a warrant. Section 43, this plea is available. Police officers are required to keep diary. एक separate diary भी maintain करना होता है. General diary जो है 172 जो CRPC में डायरी है, केस डायरी, वो अलग चीज़ है. ये वाली डायरी जो है, जो पुलिस एक्ट मैंडेट करता है, ये अलग चीज़ है, जनरल डायरी. ओके. 44, स्टेट गवर्नमेंट में प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न. ये मैंने आपको अभी डील किया था. स्कोप ऑफ द एक्ट हो गया. अथॉरिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओवर विलेज पुलिस. विलेज पुलिस का एक सेक्शन आपको यहाँ भी था. जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उसकी अथॉरिटी विलेज पुलिस में भी एक्सटेंड करती है. 21 विलेज पुलिस था, उसमें डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट की अथॉरिटी यहाँ भी एक्सटेंड करती है. सो दिस इज द ब्रॉड आउटलाइन, ब्रॉड इंडेक्स ऑफ द पुलिस एक्ट. You have to keep in mind these sections जो मैंने आपको बताया था अभी. ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ जो है दिमाग में रखनी है. सो इंटरप्रिटेशन क्लॉज हो गया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पुलिस फोर्स, सुपरिटेंडेंस, इंस्पेक्टर जनरल से रिलेटेड क्या प्रोविजन है? 4, 5, 12. अपॉइंटमेंट डिसमिसल ऑफ इंफीरियर ऑफिसर सेक्शन 7. सर्टिफिकेट सेक्शन 8 है. सर्टिफिकेट है सेक्शन 8. देन सेक्शन 9 और 10 दो ड्यूटी है. एक ड्यूटी है कि लीव वाला 2 मंथ नोटिस के बिना नहीं ले सकते हैं. दूसरा एम्प्लॉयमेंट है. 9 और 10. 10 है एम्प्लॉयमेंट, 9 है लीव वाला. देन एडिशनल पुलिस फोर्स आपको मैंने बताया 10 तक आपने ये ड्यूटी की थी, 11 रिपील हो गया है. 12 आपकी इंस्पेक्टर जनरल से रिलेटेड प्रोविजन था. 13, 14, 15 आपका एडिशनल पुलिस फोर्स से रिलेटेड है. 13, 14, 15 एडिशनल पुलिस ऑफिसर. 15 तक यहां आ जाइए आप. 17, 18, 19 आपका स्पेशल पुलिस ऑफिसर से रिलेटेड है. जनरल ड्यूटी में 20 भी आ जाता है, 22 भी आ जाता है एंड 23 भी आ जाता है. दीज आर जनरल ड्यूटीज. अथॉरिटी क्या है पुलिस ऑफिसर की? जो अथॉरिटी एक्ट देता है सेक्शन 20 ये हो गया. 22 और 23 भी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है. पुलिस ऑफिसर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी. 22, 23 specifically the duties what are there of a police officer, section 23. विलेज पुलिस ऑफिसर बीच में है, सेक्शन 21. थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड एक्ट है, कैसे भी करके आपको लेकिन याद तो करना ही है. कभी कुछ बता रहे हैं, बीच में कुछ घुसा दिया, सो ऐसे है. ठीक है. पुलिस ऑफिसर में ले इन्फॉर्मेशन, कोई चैप्टर नहीं है इस एक्ट में कि ऑर्गेनाइज वे में आपको लिखा हुआ जैसे चैप्टर वाइज
चीज़ें दी हुई हों। ओके, सो ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है सेक्शंस को याद करना, लेकिन बार बार अगर आप यू विल ट्राई टू रिमेंबर इट, देन डेफिनेटली यू विल within a day or two you'll get hold of it. Okay, then unclaimed property से related जो provision है section 25, 26, 27, unclaimed property है, उसका पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है, उसको चार्ज टेक करेगा, फिर मजिस्ट्रेट को देगा, मजिस्ट्रेट प्रोक्लेमेशन इशू करेगा, और फिर बाद में कॉन्फिस्केशन, और फिर बाद में अल्टीमेटली एट द डिस्पोजल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। 25, 26 और 27 ये है। पुलिस ऑफिसर में ले इंफॉर्मेशन, पावर है डायरेक्टरी, ही में ले इंफॉर्मेशन। 24, 28 दो पीनल प्रोविजन आपको बताया था। 8 में सर्टिफिकेट वाला है, सरेंडर करना पड़ेगा सर्टिफिकेट 8 में, अगर नहीं किया तो 28 लग जाता है। 8, 28। 23 क्या है? 23 है भाई आपका ड्यूटी। यहां पे आप देखोगे ड्यूटीज ऑफ अ पुलिस ऑफिसर, ड्यूटी को निगलेक्ट किया सेक्शन 29 लग जाएगा। 28 और 29 ये आपके पीनल प्रोविजन है पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट जो लग सकते हैं। पब्लिक असेंबली प्रोसेशन के रिस्पेक्ट में 30, 30A और 32 है, ये आपको याद रखना है। पुलिस ऑफिसर की एक और ड्यूटी है, टू कीप ऑर्डर ऑन द पब्लिक रोड, सेविंग ऑफ कंट्रोल, पनिशमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंस। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 34। 34 सेक्शन से क्वेश्चन तो आना ही आना है इस बार, तो इसको जो है इग्नोर मत करना, कुछ ना कुछ तो आएगा ही इससे, सेक्शन 34 से। ओके, जुरिसडिक्शन हो गया, पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर अदर लॉ नॉट अफेक्टेड, रिकवरी ऑफ पेनल्टी एंड फाइन, लिमिटेशन क्या है, कितने समय तक एक्शन हो सकता है, प्ली दैट द एक्ट वाज नॉट डन अंडर वाज डन अंडर वारंट, पुलिस ऑफिसर टू कीप द डायरी, स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब फॉर्म ऑफ रिटर्न, एंड अथॉरिटी ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस ओवर विलेज पुलिस। 47। ओके, ये हो गया जनरल सेक्शन याद करने के लिए। बार बार पढ़ोगे तो जो है धीरे धीरे आपको चीजें याद हो जाएंगी। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में अगर आप देखो तो 9 डेफिनेशन है। इसमें आपको अभी तो लग रहा है कि बड़ा इजी है, लेकिन इसी में आपको घुमा देगा। डेफिनेशन में ऑप्शन आ जाएगा कि ये होता है, ये चीज इंक्लूडेड है मजिस्ट्रेट की डेफिनेशन में, ये चीज इंक्लूडेड है। So then you have to identify whether the definition of the magistrate includes this as well or not. So एक बार जब प्रॉपर रीड करके आप एक बार समझ लोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, मैजिस्ट्रेट मतलब क्या होता है? जो भी चीफ ऑफिसर होता है फॉर एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन विद इन द डिस्ट्रिक्ट, इट इज द मैजिस्ट्रेट ओनली। ओके, सो द वर्ड मैजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल मीन द चीफ ऑफिसर चार्ज विद द executive administration of the district and exercising the power of a magistrate by whatever designation the chief officer charged with such executive administration is styled. So magistrate of a district मतलब क्या हो गया? The chief officer who is charged with the executive administration of a district and exercising the power of a magistrate, और जो भी वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है बाय वॉट एवर डेजिग्नेशन द चीफ ऑफिसर चार्ज विद सच एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन इज स्टाइल, जो भी डिजिग्नेशन से उसे स्टाइल कर दिया जाए, जो वो पावर एक्सरसाइज कर रहा है। कौन सी पावर? पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट। ओके, द वर्ड मैजिस्ट्रेट शैल इंक्लूड ऑल पर्सन within the general police district exercising all or and of the powers of a magistrate. मैजिस्ट्रेट मतलब क्या है? एक तो मैजिस्ट्रेट जो है खुद है, जो मैजिस्ट्रेट वो भी इंक्लूड होगा, और वो सारे पर्सन जो हैं विद इन अ जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, जो भी पुलिस का डिस्ट्रिक्ट है, अभी इसकी भी डेफिनेशन आएगी जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। तो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में एक तो मैजिस्ट्रेट एक्सप्रेसली भी हो सकता है, या वो भी पर्सन इंक्लूड होंगे जो पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट को एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनको भी मैजिस्ट्रेट कहा जाएगा। सो मैजिस्ट्रेट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट हो गया, मैजिस्ट्रेट हो गया। मैजिस्ट्रेट की इंक्लूसिव डेफिनेशन ये इंक्लूड करता है वो लोग भी जो पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं। पुलिस क्या होता है?
पुलिस शैल इंक्लूड ऑल पर्सन हु शैल बी एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट। सेक्शन 2 में बताया मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स है, वहां एनरोलमेंट मैंडेटेड है। जैसे एडवोकेट का एनरोलमेंट होता है, पुलिस का भी एनरोलमेंट होता है। सो जो भी पर्सन एनरोल्ड है एज अ पुलिस, इट विल बी पुलिस, it will include all the person, even village police if they are enrolled. Okay. So ये हो गया पुलिस। इसके बाद जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट shall embrace any presidency, state or place or any part of any presidency, state or place in which the act shall be ordered to take effect. कोई भी प्रेसिडेंसी, ये क्वेश्चन आ गया है, उसमें दिया रहे। अब खैर करेंटली ये रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट तो है नहीं प्रेसिडेंसी, कहीं है प्रेसिडेंसी, पहले के समय था, लेकिन अभी भी एक्ट सबसिस्ट कर रहा है, तो ये एक्सप्रेशन अभी चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि और वर्ड है ना, एंड द वर्ड है नहीं। शैल एम्ब्रेस एनी प्रेसिडेंसी, इट शैल एम्ब्रेस एनी स्टेट ऑफ प्लेस और एनी पार्ट ऑफ एनी प्रेसिडेंसी, स्टेट और प्लेस, उसे जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट बोला गया है। प्रेसिडेंसी, स्टेट और प्लेस, एनी पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंसी, स्टेट और प्लेस। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट सिंपल भाषा में समझ जाएं तो एक स्टेट जहां पे जो स्टेट के अंडर आता है एंटायर एरिया, वो जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट होता है। ओके, स्टेट है और एनी प्लेस इन विच दिस एक्ट शैल बी ऑर्डर टू टेक इफेक्ट। अभी मैंने आपको बताया था स्कोप ऑफ द एक्ट में कि एक पार्ट में भी, स्टेट के एक पार्ट में भी स्टेट गवर्नमेंट गैजेट में नोटिफाई कर सकती है कि एक पार्ट में भी, होली और इन पार्ट और इन पर्टिकुलर एरिया only this act shall be extended. So then that will be the general police district to which this act has been extended. So it shall embrace any presidency, state or place in which this act shall be ordered to take effect. ये एक्ट जिस एरिया में अप्लाई हो रहा है उसे जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स। द वर्ड्स डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस shall include assistant district superintendent or any other person appointed by general or special order of the state government to perform all or any of the duty of the district superintendent. अब district superintendent, ये आपको डेफिनेशन, आपको नहीं लग रहा है इसमें से क्वेश्चन बन पाएगा ऐसे ही, लेकिन इसमें क्वेश्चन आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट क्या क्या होता है। ए दे दिया आपको, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट होता है। बी दे दिया आपको, any person who has been appointed by the state government to perform the duty of a district superintendent। और फिर तीसरा फंक्शन कुछ कंफ्यूजिंग दे दिया, और फिर फोर्थ में ए एंड बी दे दिया, तो आपको ए एंड बी लगाना है। सो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट इंक्लूड्स असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू परफॉर्म एनी ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट। एक तो असिस्टेंट हो गया, और कोई भी पर्सन जो ड्यूटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट को परफॉर्म कर रहा है उसे भी स्टेट गवर्नमेंट ने जिसे अपॉइंट किया हो वो भी डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस माना जाएगा। ओके, प्रॉपर्टी, अब ध्यान नहीं दिए, प्रॉपर्टी इंक्लूड्स मूवेबल एंड इमूवेबल, लगा के चले आए। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है प्रॉपर्टी एज पर पुलिस एक्ट। द वर्ड प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी और मनी। ये तीन चीज है। ये चीज आप ध्यान में मत ध्यान देना, मतलब पता चला बाद में गलत कर गया है और फिर बताए टीचर पे दोष दे रहे हैं, आपने हमको जो भी बताया वो भी कहीं नजर ना आया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी। देन पर्सन शैल इंक्लूड कंपनी और कॉर्पोरेशन, वेरी इजी। मंथ शैल इंक्लूड द कैलेंडर मंथ। प्रॉपर्टी में ध्यान देना, कैटल, एक क्वेश्चन आया था उसमें लिखा था एनिमल, इसलिए बता रहा हूं ये चीज ध्यान देना। बाद में जो है ये मत कहना कि आपने हमको जो पढ़ाया वो कहीं भी नजर ना आया। कैटल, एक क्वेश्चन आया था जिसमें लिखा था एनिमल। सो स्पेसिफिकली द वर्ड विच इज यूज्ड इज कैटल, लेकिन एक प्रीवियस क्वेश्चन से इसको सब्सटैंशिएट मैंने कर दिया।
सो कैटल में क्या क्या इंक्लूड होता है? हिंदी में ढोर। कैटल में होता है हॉर्न्ड कैटल, ठीक है, एलिफेंट होता है, कैमल होता है, हॉर्सेस होते हैं, एसेस, म्यूल, शीप, गोट, स्वाइन, ये सारे कैटल में आते हैं डेफिनेशन। सीधा आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। एक जो क्वेश्चन पूछा था उसमें एनिमल लिखा था, और उसमें आंसर में शीप, गोट था और कुत्ता भी था, डॉग। सो आपको ये ध्यान रखना है कैटल में यहां डॉग नहीं मेंशन्ड है। डॉग की तो खैर वैसे पुलिस एक्ट में आप देखोगे रैंक भी होती है। सो कैटल includes what? It includes horned cattle, very easy, horned animal. Elephant, elephant भी होता है, camels, horses, asses, mule, sheep, goat and swine. ओके, तो आपको जो है 2 चीज ले देगा, एलिफेंट कैमल, एलिफेंट कैमल हो जाएगा, कैमल हो जाएगा, म्यूल हो जाएगा, एलिफेंट कैमल म्यूल, और एक और एनिमल दे देगा जो इस लिस्ट में नहीं है। आपको पूछ देगा विच इज नॉट अ कैटल, आपको चौथा ऑप्शन लगाना होगा, तभी लगा पाओगे ना जब पता होगा कि बाकी हॉर्न्ड कैटल होता है, एलिफेंट होता है, कैमल होता है, हॉर्सेस होता है, एसेस, म्यूल्स, शीप, गोट एंड स्वाइन होता है। सो सुपीरियर ऑफिसर मैंने बता दिया। सबऑर्डिनेट पुलिस ऑफिसर क्या होता है? Subordinate ranks of the police officer shall be construed as references to members that of the force below the rank of deputy superintendent. District superintendent नहीं लिखा है, deputy superintendent, DYSP। DYSP के नीचे जो आते हैं वो सबऑर्डिनेट होते हैं, उसके ऊपर सुपीरियर पुलिस ऑफिसर। ओके, सेक्शन 34 में जो आपको मैंने बताया था ना, ये वाला पनिशमेंट वाला, ये यहां पे आप देखो कैटल से रिलेटेड ऑफेंसेस हुए हैं, स्लॉटरिंग कैटल, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पुलिस फोर्स, द एंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अंडर अ स्टेट शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट बी डीम्ड टू बी वन पुलिस फोर्स। पूरे स्टेट गवर्नमेंट जो है में जो इंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है उसको एक पुलिस फोर्स माना जाता है। इंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अंडर स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो इंटायर पुलिस एस्टैब्लिशमेंट है, फॉर दिस एक्ट इट शैल कॉन्स्टिट्यूट वन पुलिस फोर्स एंड शैल बी फॉर्मली इनरोल्ड। वो जो पुलिस फोर्स बनी है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है इस एक्ट के अंदर, वो एक पुलिस फोर्स मानी जाएगी, एंड शैल बी फॉर्मली इनरोल्ड, उनका फॉर्मली इनरोलमेंट होना चाहिए। शैल, it's a mandatory provision, formal enrollment of the police establishment, entire police establishment, the personals which are there, and shall consist of such number of officers and men. इस police establishment में such officers और such number of officers and men will be included as shall be constituted in, and shall be constituted in such manner as shall from time to time be ordered by the state government. Respective number of the personnel which are there, number of the officers, number of the men which are there in this police establishment shall be such as the state government may from time to time order in that regard. Okay. So subject to the provisions of this act, the pay and other conditions of the service of the members of the subordinate rank of police officer shall be such as may be determined by the state government. Whatever the pay is there, whatever the allowance, whatever the conditions of service which is there, of any subordinate rank of the police officer, meaning thereby below the rank of deputy superintendent, it's determined by whom? The state government. So the entire police establishment under state government is deemed to be one police force. That's the central idea behind section 2, and they shall be formally enrolled. State government is generally charged with the general superintendence of this police throughout the general police district. जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट की डिफिनेशन हमने देख ली थी, प्रेसिडेंसी, स्टेट और प्लेस टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स. सो सुपरिटेंडेंस ऑफ
over this police establishment, superintendence of this police throughout the general police district lies in the state government. Superintendence की बात हो रही है. एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप देखोगे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन की जब बात होगी तो वहां पे आपका इंस्पेक्टर जनरल और अदर ऑफिसर आ जाएंगे. सुपरिटेंडेंस की जहां तक बात होगी, इट शैल बी एक्साइज बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू विच दिस डिस्ट्रिक्ट इट्स सबऑर्डिनेट. कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पुलिस डिस्ट्रिक्ट, जिले वाला डिस्ट्रिक्ट नहीं, जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट is subordinate and except as authorized under the provisions of this act, no person, officer or court shall be empowered by the state government to supersede or control any police functionary. Okay, कोई supersede नहीं कर सकता है except as authorized. So general superintendence vests in the state government by virtue of section 3. Now we come to specific sections related to inspector general of police. Section 4 हो गया, section 5 हो गया, section 12. Section 4 deals with the Inspector General of Police and other officers. The administration, now supervision is done, state government. Administration of the police throughout the general police district is vested in an officer styled as Inspector General of Police, and in such Deputy Inspector General and Assistant Inspector General as the state government shall deem fit. So generally Inspector General में होता है, और स्टेट गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है डेप्यूटी और असिस्टेंट को भी. ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस थ्रू आउट, ये तो हो गया जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट की बात. लोकल जब बात होती है, लोकल जुरिसडिक्शन, एरिया विच इज विद इन द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट, मतलब जिला. सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पुलिस थ्रू आउट द लोकल जुरिसडिक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट शैल अंडर द जनरल कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट बी वेस्टेड इन. मजिस्ट्रेट के जनरल कंट्रोल को भी आपको ध्यान में रखा होगा, उसके कंट्रोल के सब्जेक्ट में इट शैल बी वेस्टेड इन द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट. दैट इज व्हाई इन सर्टेन मोस्ट ऑफ द सिटीज in which there is no commissionary system, the district superintendent of police, it reports to the magistrate. So administration of the police throughout the local jurisdiction of the magistrate shall under the control and direction of the magistrate be vested in the district superintendent, and such assistant district superintendent as the state government shall deem necessary. So hierarchy जो है पुलिस ऑफिसर में आप देखोगे, कांस्टेबल उनको कुछ वो नहीं मिलता है, बस उसके बैजेस हैं, बैजेस आपको करना नहीं है. कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल आता है, कांस्टेबल होता है सिपाही, उसके ऊपर हेड कांस्टेबल, फिर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर सब इंस्पेक्टर आता है, फिर इंस्पेक्टर आता है, उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर के ऊपर इंस्पेक्टर तक आपका जो है ये सबऑर्डिनेट रैंक हो गई. फिर उसके बाद हायर पुलिस ऑफिसर्स हो गए, ये लोग भी प्रमोट होकर डीवाईएसपी बन जाते हैं. डीवाईएसपी का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी होता है टीसीएस एग्जाम के थ्रू. अब डीवाईएसपी के ऊपर ये आपके जनरली गैजेटेड हैं और ये जो है हायर पुलिस ऑफिसर, सब सुपीरियर पुलिस ऑफिसर्स हैं. डीवाईएसपी हो गया, फिर एडिशनल सुपरिटेंडेंट, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के ऊपर आप आ जाओगे तो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, फिर इंस्पेक्टर जनरल हो गया. इंस्पेक्टर जनरल के ऊपर आप देखोगे एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड देन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस. ये हायरार्की है पुलिस ऑफिसर्स की. Generally, the administration of a police, as per this act, vests in the Inspector General of Police, and in hierarchy of the Deputy Inspector General, Assistant Inspector General, Superintendent, and so on. Power of the Inspector General of Police. Exercise of power. क्या है power? Shall have the full powers of the magistrate throughout the General Police District, but shall exercise those powers subject to such limitation as the state government may time to time impose. अब इन पावर क्या है? वही पावर है जो मजिस्ट्रेट की होती है. So the Inspector General of Police shall have all the powers of the magistrate over the police district, general police district, over which his power extends, and this power can be limited by the state government. It is subject to such limitations. Section 6 has been repealed. Section 12 also we'll see. It relates with the Inspector General of Police. Power of the Inspector General to make rules. Inspector General of Police may from time to time, subject to the approval of the state government, frame such order, rule as he shall deem expedient
in relation to the organization, classification, distribution of the police force, places at which the members of the police force shall reside, particular services to be formed by them, inspection, arms, हथियार कौन सा मिलेगा, अक्रूटमेंट क्या होता है, जो पुलिस ऑफिसर को आपने देखा होगा जो चीज़ें मिलती हैं, बैज होता है, यूपी पुलिस में ऐसे रेड और ब्लू करके ऐसे बैज है, बीच में यूपी सरकार का वो बना रहता है, यहाँ पे आपको वो मिलेगी, क्या कहते हैं, जो एक रस्सी होती है, वो क्या होता है, वो विसल होता है, फिर जेब में जाता है, विसल हो गया, कैप हो गई, अक्रूटमेंट्स, यूनिफॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें, description of arms, accoutrement, other necessaries to be furnished to them, collecting and communicating by them of the intelligence information. इस respect में the Inspector General is empowered to make rules subject to the approval of the state government. ये ध्यान रखना, Inspector General under section 12 can make rules subject to these subjects with approval from the state government. Okay, and all such other orders and rules related to the police force as the Inspector General from time to time deem expedient for preventing abuse or neglect of duty or for rendering such force efficient in the discharge of the duty. Okay, so this is the rule making power of the Inspector General, which is subject to the approval of the state government. So this we had done, provisions relating to Inspector General. Then appointment, dismissal, etc. of inferior officers. Appointment subject to the provisions of Article 311. Article 311 क्या है Constitution का? Dismissal, reduction or removal in reduction in rank or removal or dismissal of any officer which is employed in the union or state. इसमें बताया कि भाई वो अथॉरिटी, कोई अगर किसी अथॉरिटी ने अपॉइंट किया है तो उससे लोअर अथॉरिटी आपको डिसमिस या रिमूवल नहीं कर सकती है, एटलीस्ट वो करे या उससे हायर ही करे. सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस आर गिवन अंडर आर्टिकल 311. सो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 311 of the constitution and to such rules as the state government may from time to time make under this act. So ये क्वेश्चन पूछ लेता है सेक्शन 7 में जो है अपॉइंटमेंट या डिसमिसल, इट इज सब्जेक्ट टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 311, 312, 313 ऐसे दे देगा. सो आपको याद रखना है स्पेसिफिकली इट इज गिवन अंडर सेक्शन, इट इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. The IG, DIG, AIG and SP may at any time dismiss, suspend or reduce any police officer of the subordinate rank whom they shall think remiss or negligent in the discharge of his duty or unfit for the same. So ये जो officers हैं, superior officers, that includes IG, DIG, AIG, SP, they may dismiss subject to article 311. They may dismiss, they may suspend or reduce any rank of the police officer. On what ground? If they think that that police officer has been negligent in his duty, he has been remiss, negligent, he has been unfit, he has been careless, he has been negligent, he has declared unfit for the discharge of his duties. Okay, and in that regard also relevant penalty or punishment may be given. What are those penalty? Fine. These officers can impose a fine on such negligent, careless police officer. Fine of any amount not exceeding 1 month pay. 1 महीने की सैलरी के हिसाब से फाइन आपको दिया जा सकता है. Confinement to quarters for a term not exceeding 15 days with or without punishment, drill, extra guard, fatigue or other duty. पुलिस क्वार्टर में जो है आपको कन्फाइन किया जा सकता है 15 दिन मैक्सिमम, और ड्रिल, पनिशमेंट, ये सारी चीजें, ये सब दिया जा सकता है. डेप्रिवेशन ऑफ गुड कंडक्ट पे, गुड कंडक्ट पे जो है वो आपको, उससे आपको डिप्राइव किया जा सकता है. रिमूवल फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ द डिस्टिंक्शन और स्पेशल एम्यूलमेंट. सो इन पेनल्टी
These are certain measures that can be imposed on any erring police officer, and that has been given under section 7. Okay, subject to 311, these are certain punishments that can be imposed on a negligent, on a careless, or an unfit police officer, and following functionaries are given: IG, DIG, AIG, and superintendent. Then certificate of the police officer, that we have already dealt. Every police officer appointed to the police force other than an officer mentioned under section 4. सेक्शन 4 के ऑफिसर्स को हटा दो, आईजी, डीआईजी, एआईजी, ये सारे ऑफिसर्स जो हैं. सो अदर देन दीज ऑफिसर्स, the officers who are mentioned under section 4, if you remove them, then every police officer upon his appointment he receives a certificate under the seal of the IG or other officer as the IG shall appoint. And such certificate shall be vested with the power, function, and by virtue of such certificate, the person who receives that certificate, the police officer, is vested with the power, function, and privileges of a police officer. So police officer जब join करता है तो उसको ये जो है IG certify करके, और such other officer as IG shall appoint, gives him the certificate. And this certificate, only by virtue of this certificate, the special powers and the functions are vested in such police officer. And when he ceases to be such police officer, then he has to surrender that certificate. This has been mandated under section 8 itself, surrender of the certificate. And if you have neglected this duty of delivering the certificate, then section 28 may be attracted. ये आपको मैंने बताया था. Okay. Police officer not to resign without leave or 2-month notice. No police officer shall be at the liberty to withdraw himself from the duties of his office unless expressly allowed to do so by the district superintendent or by some other officer authorized to grant such permission, or without the leave of the district superintendent to resign from his office. Matlab, that the police officer cannot withdraw from his duties whenever he thinks he feels like doing it. He has to basically take permission from the district superintendent or such other officer that has been authorized to grant such permission, or he can take leave of the district superintendent to resign his office, and it shall not be lawful to him for him to resign from his office unless he has given prior notice of in writing of 2 months at least. So ये पूछ सकता है कि कितने मंथ की नोटिस देनी पड़ती है जब रिजाइन करना हो, तो 2 मंथ की देनी पड़ती है. ओके. और लीव वगैरह कौन देता है? डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट. ओके. He cannot withdraw from the duties unless he has taken leave, and when he wants to resign, he has to at least give 2 months notice. This is very important. Section 9. Police officer is also not allowed to engage in other employments. Section 10. And now another important question that asks from section 10 is that the police officer, if he wants to engage in some other venture, some other employment, he can take the permission from the Inspector General, and that permission has to be given in writing. So directly they will ask this question: who gives this permission by which a police officer may engage in some other employment? So the Inspector General can give this permission by virtue of section 10. No police officer shall engage in any other employment or whatever or office, whatever other than his duties under this act, unless expressly permitted to do so in writing by the Inspector General. Okay. और अगर इसका वायलेशन किया तो सेक्शन 29 नेग्लेक्ट लग जाता है, उसमें सेक्शन 28 लग जाता है. ओके. सो दिस इज देयर. Power of the Inspector General 11 is repealed. Power of the Inspector General to make rules we had done. Additional police officer section 13. Okay. This is there. So we'll deal with the additional police officer, and then
in tomorrow's lecture, we'll finish this UP Police Act. So additional police officer has been covered under section 13, 14 and 15. 13, 14 and 15. मतलब क्या है, किसी एरिया में अगर मान लो डिस्टर्ब्ड एरिया है और वहां जो रेलेवेंट पुलिस फोर्स है, it seems that it is not sufficient to control that area, it is not appropriate in maintaining peace in that area, then additional police force may be deployed in that area. Who can apply? At what cost that has to be deployed? For what duration it can be deployed? These has been covered under section 13, 14 and 15. What are the circumstances? Additional police force. Okay. Additional police officers employed at the cost of individual. Who will apply? Who will give the application? Who will take the action for deployment? These all you have to remember. So it shall be lawful for the Inspector General of Police or Deputy Inspector General or Assistant Inspector General or District Superintendent, IG, AIG, DIG, AIG, DIG, AIG and SP, subject to the general direction of the magistrate, on application of any person. Who shall apply? Any person. Any person has given an application that there is this necessity of what? Necessity of deputing an additional member, any additional member of the police officers to keep the peace at any place within the general police district. And for such time as shall be deemed proper, such force shall be exclusively under the orders of the district superintendent and shall be at the charge of the person making the application. When any person has requested that there is a necessary for deployment of additional police to keep the peace at any place, then such force shall exclusively be under the orders of the district superintendent and shall be at the charge of the force will be under the order of the district superintendent and the charge shall be borne by the applicant. Okay. Then we have provided that it shall be lawful for the person on whose application such deputation shall be made, on giving 1 month notice in writing to the IG, DIG और AIG. Application यहाँ पे जाके ये दिया जाता है इन्हें for deployment of additional police because there is the necessity, and then he has to bear the cost, and that additional police is there, it should be under the direct control of the district superintendent. Okay. So if the person upon whose application an additional police under section 13 has been deployed, he wants to withdraw because it is at his charge that the police has been deployed. He wants to withdraw that additional police from any particular place where what is the necessity? To keep the peace at that place. If he wants to withdraw that additional police, then he has to accordingly give an application for withdrawal by giving 1 month notice in advance. Provided that it shall be lawful for the person on whose application the deputation shall have been made, on giving 1 month notice in writing to the IG, DIG, AIG or district superintendent to require that the police officer so deputed shall be withdrawn. Okay, and such person shall be relieved from the charge of such additional force. एक तो ये हो गया. Any person can request deployment of additional police where there is a necessity to keep the peace at that place. Section 14 talks about appointment of additional force in the neighborhood of railway and other work. Here any person will not make any application. You have made an application, you want to withdraw, 1 month time is there. But what is the case where
in any railway work is there, canal work is there, public work or manufacturing or commercial concern is there, and it appears to the Inspector General, very important, it appears to the Inspector General that the employment of additional police force in such place is rendered necessary. Whenever there is any such area of commercial, industrial, manufacturing, public work, railway, canal, in such area, if the Inspector General thinks, it shall appear to the Inspector General that additional police force must be deployed or employed. In such place is rendered necessary. Why? Because there is reasonable apprehension of the behavior of the person employed upon such work. It shall be lawful for the Inspector General, with the consent of the state government, to depute such additional force to such place and to employ the same as long as the necessity shall continue. So approval कौन देगा? Consent is given by the state government. IG can employ additional police force in such area where he thinks that the behavior of the people who are there in that place of commercial, place of manufacturing concern, commercial, railway or canal, where the behavior of the people who are there is susceptible by the IG, and he thinks that due to such behavior there is a necessity for deployment of additional police force, then with the consent of the state government, additional force may be deployed. Okay. For how long duration? As long as the necessity shall continue. And make such order from time to time, having the control or custody of the funds used in carrying on such work, manufacturing concern, for the payment of extra force so rendered, and such person shall thereupon cause payment to be made accordingly. Okay. To depute such additional force to such place and employ the same as long as the necessity shall continue. And to make orders from time to time upon the person having the control or custody of the funds used in carrying on such work. Whenever there is any person who is carrying on such railway work, canal work, manufacturing work, industrial, commercial work, for the payment of the cost that has been incurred in deployment of such extra force. क्वार्टरिंग, वहीं पे रिसाइड करना. ये तो हो गया टेम्परेरी अरेंजमेंट, डिप्लॉय कर लिया, कुछ दिन के लिए था, हटा लिया. लेकिन अगर इफ द इशू इज ऑफ अ लॉन्ग सबसिस्टिंग नेचर, then quartering of additional police force can also be done. They can be asked to reside there. Quartering of additional police in the disturbed or dangerous district. And when quartering is done, then the inhabitants have to bear the cost of such police officer, additional police officer that have been deployed. It shall be lawful for the state government by proclamation to be notified in the official gazette and in such other manner as the state government shall direct to declare that any area subject to its authority. So here the authority is what? The state government. So any area that is subject to the authority of the state government has been found to be in a disturbed or a dangerous state, or that from the conduct of the inhabitants of such area or any class or section of them, it is expedient to increase the number of police. So the conduct of the inhabitants of any area, when it is found to be disturbed or deranged or in a dangerous state, the state government can make a proclamation that such area has to be declared to be such dangerous or in a dangerous or disturbed state. And accordingly, when an area has been such proclaimed to be such in a deranged or a disturbed state, then it will be expedient for the state government to increase the number of police that has to be deployed in that area. So ये requirement clause 1 में है. It shall be then lawful when such a proclamation has been made that a particular area has been disturbed in a disturbed state or in a dangerous state. Why? Due to the conduct of the inhabitants who have been living in that area.
or any class or section of them. Then the Inspector General of Police or any officer authorized by the state government with the sanction of the state government may deploy or employ any police force in addition to the ordinary fixed complement. तब वहां पे एडिशनल पुलिस फोर्स को एम्प्लॉय किया जा सकता है. कौन करेगा? आईजी और एनी अदर ऑफिसर with approval of the state government. Subject to the provisions of section 5 of this section, the cost of such additional police force will be borne by the inhabitants of such area. So state government ने proclamation की, IG या अदर ऑफिसर जो है with approval of the state government वहाँ पे एम्प्लॉय कर देगा एडिशनल पुलिस फोर्स की, और उसका खर्चा कौन उठाएगा? जो इनहेबिटेंट्स हैं, जिनकी वजह से ये सस्पिशन हो रहा है, जिनकी वजह से ये डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर हुआ. The magistrate of the district, after inquiry, as he may deem necessary, shall apportion such cost among the inhabitants. अब जो कॉस्ट है इस एडिशनल पुलिस का, ये इनहेबिटेंट्स बियर करेंगे. इसका अपोर्शनमेंट कौन करता है? कॉस्ट का अपोर्शन it has been done by the magistrate. It shall be lawful for the state government by order to exempt any person or class of person. और जब अपोर्शन किया तो स्टेट गवर्नमेंट भी जो है उसमें उसी इनहेबिटेंट्स में इफ एनी सेक्शन इज देयर दैट हैज नॉट बीन कॉजिंग डिस्टर्बेंस, then state government can exempt that section within that area from paying any cost for deployment of an additional police force. Every proclamation issued under section 1, subsection 1 of this section shall state the period for which it will remain in force. और जो सब सेक्शन 1 में उसमें पीरियड भी बताएगा. ओके, इनहेबिटेंट्स मतलब पर्सन shall include person who themselves or by their agent or servant occupy or hold land or any other immovable property within such area. Okay, or landlords who themselves or by their agents or servant collect rents direct from the rayyat. All these are considered as inhabitants. अब ये जो सेक्शन 15A है ये हम लोग कल से करेंगे. 15A से we'll finish. Next lecture we'll finish the entire UP Police Act. And substantially we have dealt in detail because this is a short legislation. So your aim should be that you should not commit any mistake in this UP Police Act. Because the police regulation, it's a lengthy legislation or regulation. It might be possible that you might not entirely read the entire legislation. But this, since it's a short legislation, you must definitely cover it by heart. Okay. So that's it guys for today. We'll continue tomorrow. Thanks.